गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारे बच्चे एंड तक देखना जरूर, बिकॉज आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हॉट्स यानी हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उससे आपके हाई थिंकिंग टेस्ट होगी, जो कि हमारा पेपर पैटर्न भी है। राइट, तो हमारा पेपर पैटर्न जो है उसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। कौन से तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो सारे बच्चे आ जाइए, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस सेशन को। तो जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है यानी क्या, इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी हॉट्स जो है ये सारे हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। एंड पूरी तरीके से जो बच्चा सेशन देखेगा उसको ये वाला जो चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है, उसके सारे ही हॉट्स कंप्लीट करने से ये चैप्टर एकदम पक्का हो जाएगा। तो सारे बच्चे आ जाइए, लाइक कर दीजिए सेशन को पहले तो। यस, लाइक कर दीजिए सेशन को। एंड मुझे बताइए, आप लोगों को ये चैप्टर होगा ही ऑब्वियसली, राइट। आपके यूनिट टेस्ट में ये वाला चैप्टर है ना। यस, तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेना है, बिकॉज ये केमिस्ट्री का आपको होल्ड बना के रखेगा। एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग ये चैप्टर देखेंगे तो काफी इजी चैप्टर है अगर अच्छी तरीके से किया जाए। आपको ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? बिकॉज आपको पता नहीं है कि किस तरीके से हमें ये चैप्टर को अप्रोच करना है। सो इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू ऑल द क्वेश्चंस जो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से एक्सपेक्टेड है। तो जल्दी से आ जाइए, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये पूरा सेशन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है, तो सभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा इन रीडिंग द क्वेश्चन, इन एनालाइजिंग द क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ अच्छी तरीके से समझना है क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना है इस पूरे सेशन में, बिकॉज ये सिर्फ सिंपल एमसीक्यूज नहीं है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, जिसमें आपको ज्यादातर की सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। अ स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट HCl टू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब एंड नोटिसेस बबल्स। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो जिंक है उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला। ठीक है, जिंक रिएक्ट विद HCl, सबसे पहले तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। और बोल रहा है कि इसमें बबल क्रिएट हो रहे हैं, राइट, बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता है कि इसके बबल्स कौन से गैस से रिलीज हो रहे हैं, राइट, ये हमें पता लगाना है, पता लगा लेंगे आराम से। आफ्टर द रिएक्शन द लेफ्ट ओवर जिंक इज रिमूव्ड एंड बर्न्ड। What is the gas evolved? आपको पूछा गया है गैस का नाम क्या है जिससे बबल्स हो रही है, तो आपको पहचानना है गैस, राइट। ये पहचानना जरूरी है कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज है कि गैस इवॉल्व क्या हुई है वो आइडेंटिफाई करना है। एंड हाउ कैन इट बी टेस्टेड, हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं वो पर्टिकुलर गैस जो इवॉल्व हुई है उसका कोई तो कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स, तो रिएक्शन का नाम क्या है, वो गैस का नाम क्या है, और वो गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग में से कोई बता सकता है ये रिएक्शन कौन सा है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम जिंक को HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा गेस करिए कि जो HCl है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। एवरीवन, अगर हम जिंक को HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? जिंक से रिएक्ट करेगा HCl, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज, जो जिंक है वो रिएक्ट करेगी HCl के साथ। काफी इजी क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो, कि जो जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा जिससे आपको ZnCl2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? ZnCl2 मिल जाएगा एंड H2 गैस इज रिलीज्ड। तो इसमें क्या हुआ है? इट इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें जिंक रिएक्टेड विद HCl, तो जिसका वो Cl है, दैट इज क्लोरीन है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा जिससे आपको ZnCl2 मिल जाएगा। तो ये है आपका सबसे पहला प्रोडक्ट। फिर H बेचारा अकेला रह गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अब बेटा आपको नोट डाउन कर लेना है कि हाइड्रोजन जो है इसको हम
कंफर्म कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, ये आपको 2 मार्क का सवाल आया हुआ है, PYQ है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कंफर्मेटरी टेस्ट जो है इट इज पॉप साउंड मेथड, राइट, पॉप साउंड मेथड। अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो आप लोग 1.5x पे देखना, नॉर्मल स्पीड पे मत देखना, बिकॉज ये काफी थोड़ा लंबा सेशन रहने वाला है, तो आपको सेव टाइम करना ही है। तो पॉप साउंड मेथड से आपको करना है ये हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से बबल्स क्रिएट हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से बबल्स क्रिएट हुए हैं हमको नहीं पता है। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हर एक गैस से बबल्स तो क्रिएट हो ही सकते हैं, पर हमें कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन है? कंफर्मेटरी टेस्ट से। तो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस यू हैव टू रिमेंबर इट इज पॉप साउंड मेथड। पॉप साउंड मेथड यानी क्या कि अगर आप बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के सामने लेके जाते हो तो वो क्या करेगा, एक पॉप साउंड क्रिएट करेगा, जिससे हमें कंफर्म टेस्ट मिल जाता है कि यस दिस इज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, अभी तक गैस पहचान ली, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाउ कैन इट बी टेस्टेड, इसका भी आंसर लिख लिया है हमने, बाय पॉप साउंड मेथड। एंड थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड। अब आपको क्या लगता है ये जो पूरा रिएक्शन हमने लिखा जिसमें जिंक प्लस HCl गिव ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस, इसमें किस तरीके का रिएक्शन हुआ है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट कि डबल डिस्प्लेसमेंट? यस, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अभी कभी लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड हियर इज द रिएक्शन। तो हम लोगों ने इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। समझ में आ रहा है? एंड इसमें क्योंकि हीट भी रिलीज हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी है, पर अगर आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। ये तो एक्सोथर्मिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे, पर ये एक्स्ट्रा चीज है जो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरन है उसको हम कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं। अब बच्चा आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक तो कि इसमें क्या होने वाला है, आगे समझ में आ गया? यस, आयरन अगर कॉपर सल्फेट में गया है तो उसमें क्या होगा, ये जो आयरन है पहले तो चेक करना है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको चेक करना होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, और उसके लिए देयर इज अ कंपल्सरी कंडीशन जिसमें आपको बोलना है कि आयरन शुड बी मोर रिएक्टिव। अगर कोई भी मेटल डिस्प्लेस करना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कैसे? तो इसमें नंबर 1 कंडीशन ये है कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए और जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, यानी जिसको भी करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन में किसको डिस्प्लेसमेंट करना है? आयरन को डिस्प्लेसमेंट करना है, राइट? तो आयरन को डिस्प्लेसमेंट करना है तो आयरन शुड बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, राइट? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें ये जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को और ये सल्फेट को लेके जाएगा। और इसमें क्या बनाएगा बच्चों? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, FeSO4 एंड कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या पूछा है, अ ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन द नेल, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है ये केस बेस्ड क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का टाइप क्या है? तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि इट इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एंड द रीजन बिहाइंड द कलर चेंज, जिसमें कलर चेंज क्या हुआ है, ये ब्राउन लेयर आखिर आया कहां से है, आयरन के ऊपर ब्राउन लेयर क्यों आया, क्योंकि जो कॉपर है, ये अकेला जो कॉपर है ये डिपॉजिट होने लग गया आयरन के ऊपर, राइट। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर रीड करते, वैसे तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, iron is more reactive than copper and displaces it from the copper sulfate। तो जो कॉपर सल्फेट है आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो आयरन है ये सल्फेट को लेके जाएगा और FeSO4 प्लस कॉपर बनाएगा। द ब्राउन लेयर डिपॉजिटेड कॉपर, राइट, ये क्या है, ये ब्राउन लेयर कॉपर की ब्राउन लेयर है जो कि आयरन के ऊपर आ चुकी है। एंड द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, जैसे कि हम यहाँ पे इस रिएक्शन में देख सकते हैं बच्चों। तो कलर चेंजेस थोड़ा याद रखना, ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर इन होता है, कौन सा कलर, ब्लू कलर का होता है, और ये जो FeSO4 है ना ये होता है ग्रीन इन कलर। तो जब हम सोल्यूशन में भी देखेंगे ना तो कलर चेंज दिखेगा, जो सोल्यूशन था पहले ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो गया, यानी क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट से ये बन चुका है आयरन सल्फेट, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ब्लू कलरेशन टू ग्रीन कलरेशन चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, द बीकर टर्न्स वार्म, राइट द रिएक्शन एंड मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले सेंटेंस, अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जब भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन करो, जैसे कि ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यू शुड डू दिस ट्रिक, जिसमें आप केस बेस्ड क्वेश्चन को हर एक स्टेटमेंट में डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि 4-5 लाइन का तो केस बेस्ड क्वेश्चन रहता ही है, ये तो सबसे छोटा केस बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो आप कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो 4-5 लाइन का वो रहता ही है। तो वो 4-5 लाइन से ही हम लोग घबरा जाते कि अरे बाप रे ये कैसे होगा, आता नहीं है वगैरह वगैरह। इसलिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक स्टेटमेंट को, मतलब यहां से यहां फुल स्टॉप तक जो है उसको कंसिडर करो, याद करो, उसको एनालाइज करो कि क्या कहना चाहता है, चाहिए तो उसका रिएक्शन आप लिख लो अगर आता है तो। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो एनालाइज करो कि गैस पूछ रहा है, कलर चेंज पूछ रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ये सब पूछ रहा है। फिर थर्ड स्टेटमेंट में जाओ। ऐसे आप करोगे ना तो आप सिस्टमैटिक वे में करोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे एंड एक साथ प्रेशर नहीं आएगा और अच्छी तरीके से आप आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को हमेशा डिवाइड करना है इनटू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर वाला हमको रिएक्शन आता है, ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल है, राइट। अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन खोलेंगे तो आपको सबसे पहला रिएक्शन यही दिखेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में ऐड होता है तो क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अब इसमें जब पानी गया, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं कि स्लेगलाइम कहते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम के स्लेगलाइम, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। जब इसमें पानी डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हुआ है, आखिर दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइम, क्योंकि क्विकलाइम और स्लेगलाइम पे बहुत आंसर्स आते हैं। तो दिस इज क्विकलाइम एंड दिस इज स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम यानी लाइम वाटर भी। तो अगर आपको वो आता है ना क्वेश्चन, सबसे फेमस क्वेश्चन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, तो पहले तो पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या है। अगर आपको लाइम वाटर ही पता नहीं रहेगा, इसके साथ रिएक्शन करवा दोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो लाइम वाटर या स्लेग्ड लाइम वन एंड द सेम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो स्लेग्ड लाइम ही स्लैश करके आप लिख दीजिए अपने नोटबुक में लाइम वाटर, या टेक्स्ट बुक में लिखना चाहो तो तभी भी लिख सकते हो। तो स्लेग्ड लाइम यानी लाइम वाटर, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ सेपरेट रिएक्शन। पर ये रिएक्शन पे फोकस करते हैं पहले। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट द रिएक्शन, रिएक्शन हमने ऑलरेडी लिख दिया। मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, अब रिएक्शन लिख दिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। मेंशन द एप्लीकेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। अब एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल हमको दिखता है, तो उसी में आपको एक ऑरेंज डब्बे में इसका एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, जिसमें क्या लिखा है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो व्हाइट वॉशिंग करने के लिए ये रिएक्शन यूज होता है, जिससे अच्छी तरीके से व्हाइट वॉशिंग हो जाती है। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड पीवाईक्यू, जिसमें व्हाइट वॉशिंग के ऊपर सवाल आता है। तो व्हाइट वॉशिंग वाला सवाल ध्यान में रखना, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम यूज होता है। कौन यूज होता है, क्विक लाइम यूज होता है। 2024 में पीवाईक्यू आया था, उसमें ऑप्शंस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके आ गए थे कि मैम ये रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो है, पर नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी ऐड करके व्हाइट वॉशिंग होता है। सो व्हाइट वॉशिंग के लिए ये यूज नहीं हो रहा है, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज हो रहा है, दैट इज क्विक लाइम। तो ये याद रखना है कि क्विक लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, नॉट स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी हमारा हो चुका है, देखते हैं अभी। दिस इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट, इसमें काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी है और टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है। आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला, तो सबसे पहला लाइन ही आपको यही दिखेगा ये रिएक्शन के बारे में, कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट, और ये हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए उसका नाम एक्सोथर्मिक भी है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इज रिलीज। एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स इन कंस्ट्रक्शन एज स्लेक्ड लाइम फॉर्मेशन। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन यानी का कि प्रोडक्ट साइड में हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन भी आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है बाय एडिंग वाटर टू द कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट करके देखते हैं। बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद बेरियम क्लोराइड। इसमें ऑब्वियसली इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 बार एक्सचेंज ऑफर होने वाला है, 2 एक्सचेंज ऑफर्स। एंड जब 2 एक्सचेंज ऑफर्स हो, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 बार एक्सचेंज ऑफर होता है। अब जैसे कि यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाना है। तो जो बेरियम क्लोराइड है, ध्यान से देखिए ये वाले रिएक्शन को, जो बेरियम क्लोराइड है वो NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया। सिंपल आपको 2 बार एक्सचेंज ऑफर करना है, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे आप लोग सिर्फ देखिए, ठीक है, मेरे साथ डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ये जो बेरियम है ये चला गया टू द सल्फेट ग्रुप, तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा। एंड ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चला गया, यानी NaCl मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आपको देखो प्रोडक्ट में सेम चीज लिखी है, बेरियम सल्फेट एंड NaCl। अब इसमें से आप ये दोनों में से प्रेसिपिटेट आसानी से पहचान सकते हो। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेट इज समथिंग विच डजंट डिसॉल्व। पूरे रिएक्शन में सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, पर प्रेसिपिटेट ऐसा का ऐसा रहेगा, वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट साइड में देख सकते हैं, एक NaCl मिल रहा है और एक बेरियम सल्फेट मिल रहा है। अब बच्चों हमारे घर में जो नमक होता है दैट इज व्हाट, NaCl, और ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, यस और नो के नीचे रह जाता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये जो रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है हमको, ये डिसॉल्व हो जाएगा, यानी ये तो पक्का प्रेसिपिटेट नहीं है।
प्रेसिपिटेट कौन है फिर? बेरियम सल्फेट इज द प्रेसिपिटेट, राइट? बेरियम सल्फेट इज द प्रेसिपिटेट, जो कि होता है व्हाइट इन कलर। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स खुद बनाने को आना चाहिए। आपको ये सब रट्टा नहीं मारना है कि अरे इसके प्रोडक्ट्स ये, इसके ये, वो नहीं। कोई भी रिएक्शन हमें रट्टा नहीं मारना है, जो स्टेटमेंट में दिया है एज इट इज हमको रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। अब जैसे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ रहा है, तो आपको आना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट्स में कैसे बनाऊं। ये सब याद करने की चीज नहीं है, ये हमको खुद आना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया, ये जो बेरियम है वो एक्सचेंज कर लेगा सल्फेट के साथ, तो खुद आप बना सकते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4। और ये जो Na है वो Cl के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन गया। तो इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है, पर याद करना है हमें कलर। ठीक है, कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन में आपको आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई A, आइडेंटिफाई B। तो आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट है कौन दोनों में से। तो ये तो इजी है कि आप NaCl को नहीं कंसिडर करोगे एज अ प्रेसिपिटेट, बिकॉज ये तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो बचा कौन? बेरियम सल्फेट, जो कि होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, राइट? तो ये क्या है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इस पूरे रिएक्शन में। एंड अगर इसका टाइप पूछे तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? दिस इज व्हाट? इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट होता है, एंड इसका प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। आप समझ रहे हो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जो पूरे रिएक्शन में सिर्फ सेटल हो जाता है, उसका कोई भी डिसॉल्व नहीं होता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज PPT। PPT यानी प्रेसिपिटेट। और बच्चों प्रेसिपिटेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? डाउनवर्ड्स एरो से। जब हम नीचे एरो क्रिएट करते हैं ना, तो उसका मतलब है वो PPT है, प्रेसिपिटेट है। जब हम ऊपर एरो क्रिएट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आता है किसी को? जब हम ऊपर एरो दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या है? नीचे एरो का प्रेसिपिटेट है। ऊपर एरो का क्या मतलब है? यस, वेरी गुड, इट इज गैस। तो जो हम ऊपर एरो क्रिएट करते हैं ना, उसका मतलब है गैस। जो नीचे एरो क्रिएट करते हैं उसका मतलब है PPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न्स देम व्हाइट। अब यहाँ पे फिर से आप एक एक स्टेटमेंट देखेंगे, एक साथ पूरा क्वेश्चन हमें नहीं लिखना है। हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जा रहा है, कुछ भी चीज ऐड नहीं की जा रही है, डायरेक्टली उनको हीट किया जा रहा है। देखते आगे, एडिंग वाटर ब्रिंग्स बैक द ब्लू कलर। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो चीजें अलग कलर की हो रही है, और फिर से अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो ब्लू कलर की हो रही है। यानी क्या? यानी यहाँ पे क्या चीज हो रही है? कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा? इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब लास्ट पेज में जब आप जाओगे तो एक एक्टिविटी है इसके ऊपर, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट? अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या? जब ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो है, ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था उसके पास वो हट जाएगा, पर जैसे ही उसमें आपने पानी डाला तो वो फिर से नॉर्मल कलर का आ जाएगा, दैट इज ब्लू कलर। तो वैसे तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, अगर आप उस एक्वियस कंडीशन में देख रहे हो, यानी उसके पास जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो ब्लू कलर का रहता है। कौन से कलर का रहता है? ये ब्लू कलर का रहता है इन द एक्वियस कंडीशन। पर जब उसके पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर मैं रिमूव कर दूं, कैसे रिमूव कर सकती हूँ? बाय हीटिंग इट, सिंपली बाय हीटिंग इट। अगर मैं इसको हीट करूंगी तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो निकल जाएगा, वो उड़ जाएगा और वो बन जाएगा व्हाइट इन कलर। पर जब उसमें फिर से हम पानी डालेंगे तो फिर से ब्लू कलर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, हीटिंग रिमूव्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हीटिंग रिमूव
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट है वो हमको दिखता है कि सिर्फ कॉपर सल्फेट है, पर एक्चुअली उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दैट इज .5H2। आप देख सकते हैं यहाँ पे .5H2O। ये जो .5H2O है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नथिंग बट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड के आगे ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है तो तब जो वो बनता है ना, वो फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस। क्या कहते हैं बच्चों, एनहाइड्रस फॉर्म। ये सब भारी भारी वर्ड्स आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो इसलिए मैं एक एक वर्ड आपको समझा रही हूँ बारीकी से, सो दैट जब क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आए तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि अच्छा इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एनहाइड्रस का मतलब समझ लीजिए, एनहाइड्रस यानी जब उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड है वो, ठीक है, हाइड्रेटेड। हम लोग बोलते हैं ना पानी पीना चाहिए, हम लोग हाइड्रेटेड रहेंगे, यानी जब उसके पास पानी था तो वो हाइड्रेटेड कहलाता था, पर जैसे उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छीन लिया तो वो बन गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया वो। पहले वो हाइड्रेटेड सॉल्ट था, फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो ये बन गया एनहाइड्रस। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का है प्लस 5H2O, अलग सा है वो 5H2O, उसके साथ नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस फॉर्म, इसलिए उसका व्हाइट कलर आ जाता है। पर जैसे ही हम उसमें फिर से पानी डालेंगे तो वो बन जाएगा ब्लू इन कलर, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो एडिंग वाटर फॉर्म्स blue hydrated salt. Again, this is the physical plus reversible reaction involving crystallization. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। मेटल एक्स फॉर्म्स अ ब्लैक ऑक्साइड। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक ऑक्साइड forms a black oxide on heating and is reduced back to metal using hydrogen. ठीक है, identify the metal and write the redox reaction। यानी जो मेटल है वो एक ब्लैक ऑक्साइड बना रहा है on heating and is reduced back to metal using hydrogen। तो इसमें किसकी बात हो रही है, मेटल को आइडेंटिफाई करना है हमें और उसका रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है। तो इसमें ऑब्वियसली हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो इट फॉर्म्स अ ब्लैक ऑक्साइड नेम्ड एज कॉपर ऑक्साइड। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका हमें कलर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक ऑक्साइड का नाम दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड। अब यही कॉपर ऑक्साइड को आप जब हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, वो रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम जब ऐड करते हैं हाइड्रोजन उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यू ऑल नो राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन, एंड जब ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर, दिस इज रिडक्शन। एंड क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, दोनों चीजें हो रही है, इसलिए ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। Why is respiration considered as exothermic reaction? How is it different from combustion? अब कंबशन और एक्सोथर्मिक, मतलब कंबशन और रेस्पिरेशन में अगर हम देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो कंबशन में भी एनर्जी तो निकलती ही है, हीट, लाइट, एनर्जी, कितनी सारी चीजें निकलती है। कंबशन यानी बर्निंग रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन्स में हम देखते हैं, तो उसमें प्लस एनर्जी कितनी बार लिखते हैं, तो उसमें भी प्लस एनर्जी तो आ रहा है, तो ये कंबशन क्यों नहीं है, ये सिर्फ एक्सोथर्मिक क्यों है। रेस्पिरेशन को हम कंबशन क्यों नहीं कहते हैं, ये असर्शन रीजन आया हुआ था, PYQ है ये, यहाँ पे तो क्वेश्चन फॉर्म में, पर असर्शन रीजन आया हुआ था। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग कि कंबशन क्यों नहीं है रेस्पिरेशन, बिकॉज
जो रेस्पिरेशन है ना, ये रेस्पिरेशन में कोई हीट रिलीज नहीं हो रही है, कोई बर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि कंबशन में इट इज ऑलवेज अबाउट बर्निंग, बर्न होती है चीजें, जबकि यहाँ पे कोई भी चीज बर्न नहीं हो रही है, राइट इसलिए दिस इज जस्ट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चों एक्सोथर्मिक क्यों है ये भी आपको डाउट होगा। लाइफ प्रोसेसेस का थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में जब हम रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखे हैं, जितनी बार भी रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखे हैं हम लोग हमेशा प्लस एनर्जी लिखा है कि नहीं लिखा, यस और नो, याद करो। जब भी ग्लाइकोलिसिस किया के ग्लूकोज टू पायरुवेट बना तो पायरुवेट के आगे भी प्लस एनर्जी लिखा है। अगर याद नहीं आया तो एनसीईआरटी खोलिए, रेस्पिरेशन वाला चार्ट जो है ना हमारा, उसको आंखों के सामने रखिए, उसमें पायरुवेट प्लस एनर्जी लिखा है कि नहीं। फिर एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जो 3 रिएक्शंस है उसमें भी जो प्रोडक्ट मिलता है सभी के आगे प्लस एनर्जी है, बी इट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट वाला, या लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स वाला, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया वाला, तीनों के आगे प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी है। यानी जब कोई भी रिएक्शन में आपको एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, एंड इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी, वॉट एवर द फॉर्म इज, हाई लाइट है या हीट है या इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। पर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द सेम हैंड अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम प्लस एनर्जी नहीं लिखते हैं, उसमें उल्टे का एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा मैम एनर्जी कब एब्जॉर्ब हुआ, हमने तो नहीं लिखा है, रेस्पिरेशन में तो लिखते हैं हम लोग, चलो, पर फोटोसिंथेसिस में तो प्लस एनर्जी लिखे ही नहीं है। अब बेटा आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या वो सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी उनको लाइट एनर्जी दी जा रही है तब जाके वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, यस और नो। तो यानी फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी देना पड़ता है, उसके बाद में वो होता है। सो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। इसलिए लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है और रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अगर इसके रिलेटेड आपको एसर्शन रीजन आए तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। समझ में आ रही है बात? देखो यही चीजें जो मैंने अभी जस्ट समझाई आपको। अगर हम रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखे तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में? प्लस एनर्जी लिखते हैं, राइट, प्लस एनर्जी लिखते हैं। और ये जो प्लस एनर्जी है ना, यही स्टेट कर रहा है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड, और जहां पे भी एनर्जी रिलीज होगा उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। वेयरएज कंबशन इज व्हाट? कंबशन इज अ बर्निंग रिएक्शन, और ये कोई बर्निंग रिएक्शन नहीं है। Why are food items stored in airtight container and cold places? को हम लोग फ्रिज में क्यों रख देते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चिप्स का पैकेट हमने खोला तो उसको हम फ्रिज में क्यों रख देते हैं? अगर खोला है तो हम लोग ऐसा अगर बाहर रखे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, उसका टेक्सचर अलग हो जाता है और वो खाने लायक रहता नहीं है, राइट, स्पेशली इन द मॉनसून सीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिप्स का पैकेट है तो उसको या तो क्लिप लगा दो या तो फ्रिज में डाल दो। फ्रिज में अगर हम खुला भी रख देंगे तो भी उसको कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों? या तो उसको एयर टाइट में रख देते या तो उसको हम लोग फ्रिज में रख देते। तो व्हाट हैपेंस देयर? क्योंकि एयर टाइट कंटेनर से क्या होगा, जो बाहर की हवा है जिसमें मॉइस्चर है, जिसमें ऑक्सीजन है, वो सब चीज क्या करेगा, जो फ्राइड फूड्स होते हैं उसका जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल हैपेंस, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल हैपेंस, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हैं। एयर टाइट कंटेनर में डालते ही बेटा क्या होगा
कि जो भी बाहर का ऑक्सीजन है, जो भी बाहर का मॉइस्चर है, वो फूड तक नहीं पहुंचेगा और फूड जैसा था पहले वैसा का वैसा रहेगा। हम लोग जब भी कोई नया पैकेट खरीदते हैं लेस का या कोई भी ब्रांड का या कोई भी चीज, बिस्किट वगैरह भी, तो वो कैसा रहता है? एकदम पैक्ड रहता है। क्या उसमें जरा भी ऐसा एयर जाने का कोई भी पैसेज रहता है? नहीं, इट इज एयर टाइट। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, तो भी रहते हैं उसके अंदर, कि बाई चांस अगर कुछ भी हो जाए तो भी उसके पास एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे वो ऐसे ही ऐसे फ्रेश रहे। अगर हम उसको खुला रखें तब जाके चीजें बिगड़ती है। तो इसका कारण क्या है? मॉइस्चर इन द एयर, ऑक्सीजन इन द एयर एंड वाटर तो है ही। तो ये सब चीज से बचाने के लिए हम लोग कोल्ड प्लेसेस या तो एयरटाइट कंटेनर में डाल देते हैं। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, जो हमारे खाने में ऑयल है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है, विच कॉजेस रैंसिडिटी। एक्सपोजर टू एयर एंड हीट एक्सेलरेट्स ऑक्सीडेशन। जितना आप हीट दोगे उसमें, जितनी गर्म जगह में जाएगी, उतना फटाफट से वो ऑक्सीडेशन होता है। स्टोरिंग इन एयरटाइट कंटेनर एंड कूल एनवायरनमेंट स्लोज डाउन दी ऑक्सीडेशन। एकदम धीरे होता है, तब तक तो आप खा लोगे, राइट? सो इसलिए हम इसको फ्रिज में डालते हैं या तो एयरटाइट कंटेनर में डालते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको करोजन वाले टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन डाला है, करोजन वाले टॉपिक से। अब करोजन में बच्चों आपको 3 मेटल्स का याद होना ही चाहिए। इसमें तो सिल्वर का पूछा है, पर आपको तीनों का आना चाहिए, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, काफी रिपीटेड पीवाईक्यू है। ये करोजन के ऊपर पीवाईक्यू आया हुआ है, बिकॉज ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जाओगे तो उसमें भी करोजन सा अलग सा टॉपिक है पूरा, उसमें हमको करना ही है, डिटेल में करना है। तो इसलिए आप लोग अभी से कर लीजिए ये चीज। इसमें आपको एक आयन का पता होना चाहिए। तो आयन का जब भी करोजन होता है तो उसको तो नाम दिया है, दैट इज रस्टिंग। तो रस्टिंग इज मेंट फॉर बेसिकली आयन। तो जब भी रस्टिंग वर्ड यूज होता है ना, तो माइंड में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है आयन की बात हो रही है। तो आयन का पता होना चाहिए, करोजन दैट इज रस्टिंग। फिर सिल्वर का पता होना चाहिए एंड तीसरा है कॉपर का पता होना चाहिए। ये 3 अगर आप याद कर लिए ना, एक तो क्या याद करना है? प्रोडक्ट्स याद करने हैं कि क्या बनता है वो करोजन के बाद में, और तीसरी चीज कि उसका कलर क्या हो जाता है। पहले वो अलग कलर का था और जैसे उसका करोजन हुआ तो वो अलग कलर का बन जाता है। तो जैसे कि हम बात करें आयरन की, तो आयरन आफ्टर करोजन बिकम्स रेडिश ब्राउन, इट बिकम्स रेडिश ब्राउन। इसमें आपको आयरन ऑक्साइड मिलता है Fe2O3। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर आपको ब्लैक कलर देगा, ब्लैक कलर देगा, और ये सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? ये सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तीसरा कॉपर। कॉपर आपको ब्लूइश ग्रीन कलर देगा आफ्टर करोजन, ब्लूइश ग्रीन कलर देगा आफ्टर करोजन, जिसमें ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो ये 3 चीजें अगर आप याद रखोगे अच्छी तरीके से तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं रिलेटेड टू करोजन। फिर करोजन में और कोई चीज याद रखने के लिए नहीं है, बस करोजन का यही है। जैसे रैंसिडिटी का है कि उसमें ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, ये सब के कांटेक्ट में आने से वो मतलब सड़ जाती है वो चीज। तो वैसे ही मेटल्स में भी वही होता है। मेटल्स भी अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए या वाटर के कांटेक्ट में आए तो वो बिगड़ जाती है चीजें, मेटल में करोजन हो जाता है, राइट? तो ये 3 मेटल्स का आपको सिर्फ याद रखना है। इसका ऑक्साइड होता है, इसका सल्फाइड मिलता है और इसका कार्बोनेट मिलता है। और कलर्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अभी के अभी आप नोट डाउन कर दीजिए और अपने टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए इतना, जिससे आपको एकदम अच्छी तरीके से ही याद हो जाएगा, ठीक है? तभी यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक। अब क्योंकि मैंने आपको सिल्वर का यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि सिल्वर अगर वो ब्लैक हो रहा है, नहीं तो चांदी कलर का होना चाहिए, दैट इज सिल्वर कलर का होना चाहिए। तो सिल्वर से ब्लैक क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये सिल्वर नहीं रहा है, ये बन चुका है सिल्वर सल्फाइड। क्या बन चुका है? ये सिल्वर सल्फाइड, इसलिए वो ब्लैक कलर का हो चुका है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड Ag2S। सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर, whereas silver is silver in color.
तो सिल्वर जब भी सल्फाइड, जो सल्फाइड होता है ना हमारे गैसेस में, उसका वो सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है, सल्फर से रिएक्ट करने के बाद में वो बन जाता है Ag2S, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है विच इज ब्लैक इन कलर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा रिएक्शन आपको याद करने का जरूरत नहीं है वैसे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसका प्रोडक्ट याद रखेंगे दैट इज Ag2S, और ये ब्लैक कलर का होता है और उसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड, तो भी बस है, ये पूरा रिएक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ करोजन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड? क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड? कॉपर पाउडर को अगर आपने हीट किया तो क्या होगा? हाउ इज इट अ केमिकल चेंज? ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? ऑब्वियसली ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर उसको बर्न कर रहा है, एंड दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसको हीट कर रहे हैं और आजू बाजू में इतना सारा ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो वो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड, विच इज अ ब्लैक कलर कंपाउंड। कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक शोज अ न्यू सब्सटेंस। और केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या है? केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। क्योंकि इसमें केमिकल चेंज है इसलिए इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज अ टिपिकल इंडिकेटर जिससे हमें समझ में आता है कि यस दिस इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अगर ये फिजिकल चेंज होता तो कॉपर का तो कॉपर ही होना चाहिए, इसमें कॉपर ऑक्साइड कैसे बन रहा है? तो न्यू सब्सटेंस बना ना, इसलिए ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। Describe the process of hydrogenation of oils. What kind of reaction is this? अब हाइड्रोजिनेशन यानी क्या? यहाँ पे हम लोग अनसैचुरेटेड चीजें ये करते हैं। अब ये प्रॉपरली अगर आपको समझना है तो वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फिर से आने वाला है कॉन्सेप्ट, तो अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आता है, तो अभी के लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज ये आपको अभी समझ में आएगा नहीं। पर एक बार ये रिएक्शन देख लीजिए, अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अभी मैं समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो चैप्टर प्रॉपरली जब करोगे तब समझ में आएगा। तो जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हम लोग हाइड्रोजन डालेंगे तो वेजिटेबल घी बनेगा। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजिनेशन जिसमें हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना लेते हैं। सो ये एक ऐसा रहता है रिएक्शन। Why is it essential to balance chemical equation? ये काफी रिपीटेड PYQ है, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है बच्चों, इतने साल ये रिपीट हुआ है ना। वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाता है ये कि क्यों एसेंशियल है, बैलेंस क्यों करते हम, बैलेंस करते पर क्यों करते हैं, क्या लॉ हम लोग फॉलो करना चाहते हैं इसमें, राइट? तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल तो पूछा है, पर एग्जाम्पल आप आसानी से लिख सकते हैं। आपके पास इतने सारे रिएक्शंस है, ये पूरा चैप्टर हमारा रिएक्शन के ऊपर है, तो रिएक्शन का तो कमी नहीं है आपके लाइफ में, राइट? रिएक्शन तो आप लिख लोगे, बैलेंस भी कर लोगे, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वाई इज इट एसेंशियल। हम हमेशा ये फोकस क्यों करते हैं कि LHS और RHS सेम होना चाहिए। वाई LHS और RHS को सेम क्यों करना है? बिकॉज देयर इज अ लॉ जो बोलता है कि मास कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट फॉर्म्स। जैसे कि एनर्जी भी, एनर्जी हम लोग कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। तो वैसे ही मास का भी यही है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर दो चीज है, मतलब टोटल हम लोग मान लेते हैं 2 मास है, कुछ भी है, ठीक है, 2 मास है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही है, तो उसको 2 करना पड़ेगा। एंड दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमेशा मास जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देखिए, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो चीज LHS में है वही चीज RHS में होनी चाहिए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल एंड फोटोलाइटिक पता है ना, डिकम्पोजिशन पता है। इन जनरल डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन यानी क्या, डिकम्पोजिशन यानी जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और उस चीज को तोड़ा जा रहा है। बस सिंपल सा एक इक्वेशन याद रखना है जिसमें डिकम्पोजिशन यानी क्या, डिकम्पोजिशन यानी चीजें ब्रेक डाउन हो रही है। क्या हो रही है, चीजें ब्रेक डाउन हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो फोटोलाइटिक, दूसरा थर्मोलाइटिक एंड तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटोलाइटिक, थर्मोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या डिफरेंस है। फोटोलाइटिक में जो सनलाइट है वो आएगा और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तोड़ेगा। सेकेंड इज थर्मोलाइटिक, जिसमें हीट एनर्जी आएगी और वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट को तोड़ेगा। एंड तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी और वो उसको तोड़ेगा। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस करें तो फोटोलाइटिक में लाइट एनर्जी यूज होती है और थर्मोलाइटिक में हीट एनर्जी यूज होती है। दैट इज वन बेसिक डिफरेंस, राइट। और दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। तो फोटोलाइटिक में हमको सनलाइट वाला एग्जाम्पल लिखना है, जिसमें AgCl और AgBr का एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, AgCl और AgBr। जो AgCl है वो टूट जाता है इंटू Ag एंड Cl2 गैस। सिमिलरली AgBr जो है उसको हम तोड़ेंगे इंटू Ag एंड Br2 गैस, विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, राइट। तो इसका एप्लीकेशन भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा है थर्मोलाइटिक। थर्मोलाइटिक में हम लोग हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं, यानी इसमें हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे, जिससे वो समझ में आएगा कि यस हीट एनर्जी इज गिवन। तो हीट एनर्जी में हम लोग फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं आसानी से। फेरस सल्फेट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Fe2O3 ये सब चीज निकलती है, तो वो लिख के आ सकते हो। या तो अगर आप सिंपल लिखना चाहो तो ये भी लिख के आ सकते हो। देयर आर मेनी रिएक्शंस जो कि डिकम्पोजिशन थर्मोलाइटिक में आता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी कैरी कर रहा है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला एंड कैल्शियम ऑक्साइड निकला, विच इज अ क्विक लाइन। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। क्यों क्लीन कर रहे हैं हम लोग। अब ये सबसे पहला पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जिसमें वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रही है इन द फ्लेम। डायरेक्टली मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रही है, और बर्न करने से पहले वो साफ भी कर रही है मैग्नीशियम रिबन को। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऐसे ही पड़ा है, लैब में ऐसे ही पड़ा है, तो ऑब्वियसली उसके आजू बाजू इतना सारा ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के ऊपर लगा ना हो, इसलिए वो हटाने के लिए हम उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, सो दैट जब हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उसमें वो आना नहीं चाहिए, कुछ भी आना नहीं चाहिए, राइट। इसलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, व्हाट डज द रिएक्शन प्रोड्यूस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें आपको व्हाइट फ्लेम्स निकलेंगे, इट इज लाइक अ व्हाइट एश, राइट। ये व्हाइट कलर का रहता है, ये याद रखना है आपको, इट रिलीजेस व्हाइट फ्लेम्स। तो ये व्हाइट फ्लेम्स किसके निकल रहे, इट इज ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम है वो बर्न हो रहा है
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए प्लस ऑक्सीजन लिखा, तो इसमें आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। अब मैग्नीशियम लैब में पड़ा है, ऑब्वियसली हो सकता है उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जमा हो, तो उसको निकालना पड़ेगा, राइट, नहीं तो हमारा पूरा रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है, अगर ऑक्साइड लेयर है उसके पास तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं, पर इसमें क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है, बिकॉज हमने ऑक्साइड की लेयर हटा दी, राइट। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा विच इज अ व्हाइट पाउडर। देखो यहाँ पे व्हाइट ऐश, जो मैंने वर्ड्स आपको बोले वही एग्जैक्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, व्हाइट ऐश विच इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन। अब ब्राउन गैस, अभी ब्राउन गैस देखते ही समझ जाना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ब्राउन गैस यानी क्या, ब्राउन गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। NO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कि वो ब्राउन फ्यूम्स निकालता है, ब्राउन कलर के धुआं निकालता है वो। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है, पॉप साउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, राइट। ऑक्सीजन का क्या है कि वो ब्राइट फ्लेम दिखाता है, जहां पे भी ऑक्सीजन रहेगा ना वहां पे वो जो फ्लेम रहेगी, फॉर एग्जाम्पल वो ऑरेंज कलर की फ्लेम है तो वो और एकदम ब्राइट येलो हो जाएगा, ब्राइट कलर हो जाएगा जैसे ही वो ऑक्सीजन एंटर होगा उसमें। सो अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस पहचानना है तो वो ब्राइट फ्लेम दिखाएगा। सिमिलरली अगर हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पहचानना है तो वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकालता है, उससे हम लोग समझ में आ सकते हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स यानी समझ में आ गया कि इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इवॉल्व्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट यानी क्या, PbNO3 टेकन ट्वाइस, इसको हम कहते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर मैंने हीट किया, यानी यहाँ पे सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड सबसे पहले, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो ऑक्सीजन, राइट। तो आपको ये तीन चीजें मिलेगी, जैसे कि लेड ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको जस्ट कहा लेड ऑक्साइड मिलेगा, PbO मिलेगा, राइट। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि ब्राउन कलर का धुआं देगा, एंड लास्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है, हाइड्रोजन का भी कोई कलर नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कलर नहीं होता है, तो इसका कोई कलर नहीं है, राइट। पर ये फ्लेम को काफी ब्राइट कर देता है, जिससे समझ में आता है कि यस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज। तो लेड नाइट्रेट जो है उसको हम हीट करेंगे, जिससे लेड ऑक्साइड मुझे मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और आपको प्रोडक्ट साइड में इतने सारे मिल रहे हैं, या नहीं, क्या ये कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन से तरीके का डिकम्पोजिशन, इसमें क्योंकि हम लोग हीट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं ना, तो यानी इसमें हीट एनर्जी जा रही है, हीट एनर्जी इज गेटिंग एब्सॉर्ब, तो दिस इज अ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आसानी से कर सकते हैं डिफरेंशिएट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट काफी अलग अलग है एक दूसरे से। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ सिंगल एक्सचेंज ऑफर होता है, एक ही बार एक्सचेंज होता है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें 2 बार एक्सचेंज होता है। तो दूसरा पॉइंट अब क्या लिख के आ जाएंगे, दोनों के आप लोग एक एक एग्जांपल लिख लीजिए, जिससे बात खत्म हो जाए, पूरा हम लोग अच्छी तरीके से कर ले। तो बस डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे एक ही बार एक्सचेंज ऑफर हुआ है, एक ही बार एक्सचेंज ऑफर हुआ है। जैसे कि ये जो जिंक है वो सल्फेट के पास चला गया तो जिंक सल्फेट हमको मिल गया, राइट, जिंक सल्फेट हमको मिल गया, और बेचारा जो कॉपर है वो अकेला रह गया, तो यहाँ पे आपको कॉपर मिला है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही बार हुआ है ना एक्सचेंज ऑफर। दूसरा देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख सकते हैं ये जो सोडियम है
वो चला गया क्लोरीन के पास, राइट? और ये जो बेरियम है वो चला गया सल्फेट के पास, यानी यहाँ पे 2 बार एक्सचेंज ऑफर हुआ है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि एक प्रेसिपिटेट मिलता है, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिक्स नहीं रहता। यस, कभी कभी मिल जाता है पर फिक्स नहीं है ऐसा कि हाँ मिलेगा ही प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट में यूजुअली मिलता ही है। तो इसमें क्या हमको मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है। एक तो एक सोल्यूबल सॉल्ट मिलता है और एक इनसोल्यूबल सॉल्ट मिलता है। सोल्यूबल सॉल्ट यहाँ पे क्या है, NaCl, ये तो हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इनसोल्यूबल सॉल्ट यानी क्या, PPT, प्रेसिपिटेट। तो ये PPT मिलता है हमको, इसलिए मैंने डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया इसको, दैट इज बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इन द डाउनवर्ड पोजीशन यानी क्या, इट इज अ प्रेसिपिटेट, ये इनसोल्यूबल है। तो आपको हमेशा एक प्रेसिपिटेट मिलेगा इन डबल डिस्प्लेसमेंट, पर डिस्प्लेसमेंट में नहीं मिलता है। A student adds water to the quicklime and hears a hissing sound. Explain. अब इसमें क्या हुआ है, ये जो क्विकलाइम है, मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन में कि ऐसे सब भारी वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता हो कि क्विकलाइम मतलब क्या, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? इसलिए क्विकलाइम यानी मतलब पता होना चाहिए। इट इज टॉकिंग अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज टॉकिंग अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अगर आपने क्या किया, ऐड वाटर, ठीक है, ऐड वाटर करेंगे तो क्या होगा, ये काफी इजी वाला जो रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो व्हाइट वॉशिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। एंड ये काफी ज्यादा हीट बनाता है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। सो यही एक रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, हिजिंग साउंड क्यों हो रहा है? हिजिंग साउंड यानी क्या, ऐसे वो जब पानी उबलता है तो कैसा आवाज आता है, या चाय उबलती है तो कैसा आवाज आता है, तो उसी तरीके का आवाज, दैट इज कॉल्ड एज हिजिंग साउंड। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, इससे उसका हिजिंग साउंड आता है एंड इसलिए इट रिलीज एंड बॉइल्स। व्हाई शुड मेटालिक आर्टिकल्स बी पेंटेड और गैल्वनाइज्ड? अब यहाँ पे करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन वाले टॉपिक से ये सवाल है। जब भी करोजन हो जाता है तो उससे क्या होता है ना, मेटल एकदम ब्रिटल बन जाता है। नहीं तो मेटल का क्या होता है प्रॉपर्टी के, वो एकदम हार्ड रहता है, राइट? अभी लोखंड ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी मेटल ले लो, वो एकदम हार्ड रहेगा। पर जैसे ही उसके ऊपर करोजन होता है ना, तो वो एकदम सॉफ्ट और ब्रिटल हो जाता है। हम लोग ऐसे आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराने जमाने के अगर ताले हैं तो ताले के ऊपर ऐसा जंग लग जाती है, वो एकदम रेडिश ब्राउन हो जाता है ताला, और वो ताले को आप आसानी से हाथ से भी ऐसे टच करोगे ना तो उसका ऐसा उखड़ेगा सब, यानी वो इतना ब्रिटल हो चुका है कि वो ऐसे खाली टच करने से सारी चीजें निकल रही है। नहीं तो नॉर्मल अगर होता विदाउट करोजन तो उसको आप ऐसे ऐसे करते तो निकलता, वो पाउडर निकलता, नहीं निकलता। सो दैट मेक्स द मेटल वेरी ब्रिटल। तो ब्रिटल ना हो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, जिससे उसके ऊपर कभी भी कोई भी वाटर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, किसी भी चीज का असर ना हो। तो पेंटिंग एंड गैल्वनाइजेशन ये ऐसी प्रोसेसेस है जिससे हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं एयर और मॉइस्चर को, जिससे वो आगे करोजन ना ला सके, राइट? जिससे वो करोजन आगे ना ला सके, नहीं तो ये रस्ट बन जाता है। देखो यहाँ पे अगर आयरन को हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके ऊपर मॉइस्चर आएगा, दैट इज वाटर, उसके ऊपर ऑक्सीजन आएगा, दैट इज ऑक्सीजन, जिससे क्या हो जाएगा, रस्ट बन जाएगा। और ये रस्ट का फॉर्मूला है, दैट इज Fe2O3, रेडिश ब्राउन का कलर रहता है, Fe2O3.XH2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ, इसको हम कहते हैं रस्ट। और ये रस्ट के वजह से काफी ब्रिटल हो जाता है। A solution turns blue litmus red, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, एक एक मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट वाइज रीड करेंगे हम, कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ब्लू लिटमस जो है वो लाल कलर का हो रहा है एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, ठीक है, ब्लू लिटमस लाल कलर का हो रहा है, गॉट इट? यानी वो पर्टिकुलर चीज कोई एसिडिक चीज है, इसलिए वो ब्लू लिटमस लाल कर रहा है। प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद जिंक, ठीक है, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एंड राइट द रिएक्शन।
अब आपको पूछा है कि कोई एसिडिक चीज बन रही है और उसमें हाइड्रोजन और जिंक हमको मिल रहा है। अब हाइड्रोजन और जिंक हमको मिल रहा है, यानी सिंपल सा ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज HCl, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज एसिडिक मिल रही है तो वो ऑब्वियसली एसिड है, और क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपको हाइड्रोजन और जिंक मिल रहा है, हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड आएगा, जिंक क्लोराइड मिल रहा है। तो जिंक क्लोराइड मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड अगर मिल रहा है और हाइड्रोजन आपको मिल रहा है तो आपको रिएक्टेंट साइड में पूछा है ना, रिएक्टेंट्स क्या है इसके, तो जिंक प्लस HCl ही होगा। और अगर आप ये जिंक प्लस HCl वाले सोल्यूशन में ब्लू लिटमस डालोगे तो ऑब्वियसली वो लाल कलर दिखाएगा, क्योंकि HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम लोग ब्लू लिटमस डालेंगे इसमें तो ऑब्वियसली ये क्या दिखाएगा, रेड कलर दिखाएगा, बिकॉज HCl इज एन एसिड। तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड्स। तो जिंक प्लस HCl विल गिव यू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दिए थे, आपको पहचानना था कि प्रोडक्ट्स में मोर रिएक्टेंट्स क्या है। तो रिएक्टेंट्स क्या है आसानी से कर सकते हैं, जिंक प्लस HCl। What happens when you pass electricity through acidified water? What reaction is this? आसानी से बोल सकते हो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और पानी को तोड़ा, पानी के तोड़ने के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? जब हम पानी को तोड़ते हैं तो हमको दो गैसेस मिलती है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों गैस है तो इसको मैं गैस को ऐसे डिनोट कर सकती हूँ। ये जो दोनों गैसेस हमको मिली, ये जो रिएक्शन हुआ, दिस इज व्हाट, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction। Why electrolytic? Because यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम वाटर को तोड़ रहे हैं, जिसमें ये जो हाइड्रोजन है वो कौन से इलेक्ट्रोड में जाएगा, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। हाइड्रोजन जो है वो एनोड में जाता है कि कैथोड में जाता है, कैथोड में जाता है, तो ये कैथोड में जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड में जाएगा। हो गया हमारा रिएक्शन, और इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं आगे जाके, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लगा के हम लोग को बैलेंस भी कर लेना है, और रेशियो भी हमको आ गया, दैट इज 2:1, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 बार एक्यूमुलेट होता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एक्यूमुलेट्स ट्वाइस एज द अदर गैस। तो ट्वाइस वाली गैस कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि कैथोड में ये 2 बार एक्यूमुलेट हुई है, क्योंकि इसका देखो ना नंबर ही 2 है और इसमें कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। तो इसमें रेशियो क्या है, 2:1, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्वाइस कौन सी गैस एक्यूमुलेट हो रही है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बार हो रहा है, दैट इज एनोड में। तो वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड एंडोथर्मिक है, क्योंकि सारे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि या तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, या तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करना इज कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड here we end this beautiful session. Thank you so much everyone, क्योंकि हमने काफी सारे केस बेस्ड क्वेश्चन किए, एंड आपको ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है अब आप लोग एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक कर दीजिए सेशन को, और अगर आपने पूरा वीडियो अभी तक देखा है तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट तो बनता है, राइट, आई वाज प्रेजेंट करके एक कमेंट लगा दीजिए। एंड मैं हूँ कृषि मैम, आवाज मेरा चला गया है, तो मैं हूँ कृषि मैम, आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।